उलझ गई मिल्कीपुर की चुनावी मिस्ट्री। आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में दो हाथ हो जाएंगे। नो चुनाव पर बढ़ा सियासी तनाव। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? थे तैयार तो क्यों हुई चूक अब की बार? मिल्कीपुर वाली जो सीट है वह मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट के फैसले बिना वह सीट की घोषणा हो नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया जो बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में डाली थी। बहुत दिन हो गए इसे डाले। उस याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई। बाबा गोरखनाथ ने उसे वापस भी नहीं लिया। फिर प्रशासन की रिपोर्ट राज्य चुनाव अधिकारी से होती हुई केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंची और मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया। इसके बाद विपक्ष बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। बीजेपी विपक्ष के हमलों से घिरे तो बाबा गोरखनाथ को लखनऊ बुलाया गया। आनन फानन में बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया। अब सवाल यह कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आ गई है। योगी और अखिलेश दोनों अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी, किसका चला जोर, कौन पड़ा कमजोर। लेकिन फिलहाल यूपी की सियासत उस सीट पर लटकी है जहां उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके कमल खिलाने और कमल की सरकार बनाने का प्रयास करता। मंगलवार को जैसे ही यह साफ हुआ कि चुनाव आयोग ने यूपी के लिए मिल्कीपुर को छोड़कर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद। लेकिन 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर न तो सुनवाई पूरी हो पाई, न वापस ली गई। लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि उस याचिका की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्टी ने बाबा गोरखनाथ को लखनऊ बुलाया, याचिका वापस लेने को कहा। पूरा का पूरा एफिडेविट उनका फर्जी था, जिससे नोटरी उन्होंने कराई थी। वो नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस ऑलरेडी 2011 में एक्सपायर हो गया था, उनके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। उससे आप नोटरी कराते हैं, उससे आप नोटरी करके फाइल कराते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड था कि ये इनका एफिडेविट क्योंकि फर्जी है, इनवैलिड है, तो इनकी जो सदस्यता रद्द कर दी जाए, इसलिए। और दूसरी बात, हमने अभी तक पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बन गए थे उसके बाद, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड था, हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता इस बात को जाने कि जिस आधार पर उनका विधायक चुना गया था, किन फर्जी आधार पर चुना गया था। इसकी वजह से हम अभी तक पिटीशन को लड़ रहे थे।
खबरों की माने तो अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। संगठन और सरकार दोनों इस ब्लंडर के लिए 2022 में मिल्कीपुर के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर मिल्कीपुर का चुनाव टलने दिया है। दरअसल सवाल यह है कि मिल्कीपुर के चुनाव की रिपोर्ट अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर राज्य चुनाव आयोग से होते हुए दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंची, लेकिन सरकार को बात की भनक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है, जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही? वे भी जानते हैं कि मिल्कीपुर वाली जो सीट है वह मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट के फैसले बिना वह सीट की घोषणा हो नहीं सकती। राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है या कहना है कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव की जो मामला था वह कोर्ट के तत्वाधान के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में कई सभाएं कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं, संगठन से कई मुलाकातें कर चुके हैं। बावजूद इसके ये चूक कैसे हो गई कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि 2 साल पुराना एक केस लंबित है और यहाँ का चुनाव रुक सकता है। लिहाजा विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या की हार बीजेपी पचा नहीं पाई। अब मिल्कीपुर में सामने हार देखकर उसने एक साजिश और रणनीति के तहत मिल्कीपुर के चुनाव को उपचुनाव से अलग रख दिया। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? अगर आप 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो 10वीं छोड़ क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? ये तो मुख्य चुनाव आयोग तो बताएंगे ना। बाकी इंडिया गठबंधन वहां के लिए भी तैयार है, इंडिया गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश में भी। फिलहाल ऐसे आसार नहीं दिख रहे कि मिल्कीपुर में राज्य विधानसभा की जो खाली 9 सीटों हैं उसके साथ चुनाव हो पाए। हाईकोर्ट में याचिका वापसी की अर्जी पर आदेश आने और उसकी प्रति आयोग को मिलने में वक्त लगेगा ही, लिहाजा तब तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि अगले कुछ हफ्तों में बशीरहाट लोकसभा सीट के साथ मिल्कीपुर सहित तब तक खाली होने वाली अन्य सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो, या फिर यह भी संभव है कि अगले साल जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ये उपचुनाव हो। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, मिल्कीपुर पर याचिका वापस लेंगे बाबा गोरखनाथ। उनके वकील ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इसे वापस लेंगे। 1-2 दिन का वक्त इसमें लग सकता है। याचिका वापसी के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पहुंचने में वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि आदेश आने तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मिल्कीपुर पर याचिका वापस अगर लेते हैं, जैसा कि कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ के वकील, ऐसे में क्या संभावना है याचिका वापसी के बाद भी चुनाव पर अनिश्चितता बनी रहेगी? हाईकोर्ट का ऑर्डर पहुंचने में वक्त लग सकता है और इस वजह से देरी हो सकती है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अमित खान साहब राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, इसके बावजूद कि कारण सामने है, 2 प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो अखिलेश यादव का ये सीधा हमला है, उन्होंने कहा जिसने जंग टाली उसने जंग हारी, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की याचिका डली हुई थी तो डाउन द लाइन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी क्या पार्टी के अंदर? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो वहां लगातार प्रचार कर रहे थे, यानी आप लोग मानकर चल रहे थे कि चुनाव होगा। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था और पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तो एक जिम्मेदारी मेरी बनती है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इलेक्शन पिटीशन डली है उसमें सुनवाई नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता और कोई पैनलिस्ट अध्ययन करके भी आया होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि 19 अक्टूबर 2022, 21 फरवरी 2023, 14 मार्च 2023, 19 अप्रैल 2023 और 3-4 और डेट हैं जब सुनवाई हुई। ठीक है, इसका मतलब मामला लंबित है, पहली बात। ठीक है, ये करेक्शन हम कर लेंगे अपनी रिपोर्ट में और ये इन्फॉर्मेशन हम डलवा भी देंगे ताकि ये गड़बड़ी ना हो। ठीक है, बताइए। धन्यवाद। अब आते हैं राजनीतिक बात पे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हाँ। और आज मुझे वो एक कहावत है याद आ गई, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है अंजना जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि बुद्धि क्यों नहीं मिल सकती है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 151A है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने उनका एक जजमेंट आया है और वो मैंने रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं
करोड़ों दर्शक देखें कि भाजपा का प्रवक्ता भी अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर हावी रहता है क्योंकि अध्ययन करता है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहता है, एक लाइन पढ़ दूं, those vacancies in which election petitions had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purpose of being filled up within the time prescribed under section 151A of 1951 Representation of People Act। इसका मतलब एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी हमने दर्शकों को बताई भी है। सीआरपीएफ को दी जाएगी वीआईपी सिक्योरिटी का जिम्मा, वीआईपी की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती होगी और जो वीआईपी को अब तक एनएसजी की सुरक्षा दी जा रही थी, एनएसजी हटाकर सीआरपीएफ ये सुरक्षा वीवीआईपी की संभालेगी। ये Z+ कैटेगरी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं जिसमें अब सीआरपीएफ की तैनाती होगी। ये बड़ा फैसला है। अभी 9 वीआईपी लोगों को एनएसजी सुरक्षा मिली हुई है और इन 9 वीआईपी की जो सुरक्षा है अब एनएसजी कमांडोज की जगह सीआरपीएफ देखेगी। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। गौरव जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो अंजना जी, समय बचाते हुए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो उस जगह पे बायपोल नहीं हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। पहली बात। दूसरी बात, ये सारे लोग चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे प्रमोद तिवारी हो, चाहे अजय राय हो, ये सवालिया निशान किस पे लगा रहे हैं? संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। सबसे पहले अंजना जी, कल की प्रेस वार्ता आपने देखी होगी, क्या आया उसमें स्पष्ट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्योंकि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है उसको छोड़कर सभी बायपोल करवाए जा रहे हैं। 48 असेंबली है और 2 लोकसभा है। तीसरी बड़ी बात, राजीव कुमार जी से ये पूछा गया सवाल, उनसे कहा गया मिल्कीपुर में क्यों नहीं, उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। तो आज ये सवाल आता है, या तो ये लोग सो रहे हैं या ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, और सुन के भी कहते हैं कि भाजपा तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में इनकी क्या आस्था है? अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये बहुत अहम है। मनिक तला एक जगह है पश्चिम बंगाल में, मनिक तला, यहां पे भी इसी तरह से एक वैकेंसी आई थी। ये 2022 की बात है, फरवरी की। अंजना जी, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां भी चुनाव नहीं कराया और सर्वोच्च न्यायालय में गई ये बात। सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा, जब इलेक्शन कमीशन देख लेगा कि याचिका वापस हुई है तब हम चुनाव कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया। ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए, ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं और इनके कुएं का पानी भी अब गंदा हो गया है। ये लोग चुनाव हुए महाराष्ट्र में भी घोषित, उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव हुए झारखंड में भी घोषित, उसकी बात नहीं करेंगे। 48 जो है असेंबली बायपोल है, उसकी बात नहीं करेंगे। मिल्कीपुर, अरे मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सवाल यह है, संवैधानिक संस्थाओं पे क्यों उंगली उठाते हो? हरियाणा याद करो, 9 बजे सुबह कह रहे थे जलेबी लाएंगे फैक्ट्री वाली, 12 बजे छाती पीट रहे थे कि भाई ईवीएम खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। लौट रही हूं आपके पास अखिलेश जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, हम कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं क्योंकि अभी तक मिल्कीपुर सीट, इस एक सीट पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो वो इसलिए क्योंकि चुनाव यहां पर टला, लेकिन ये मिल्कीपुर वो सीट है जिसको खाली करके अवधेश प्रसाद फैजाबाद की सीट लोकसभा में जीते और जिन्हें ट्रॉफी की तरह राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव दिखा रहे थे। इस सीट पर अभी तक कौन कितनी बार जीता है? कुल 5 बार यहां चुनाव हुए हैं। 3 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 1 बार बीएसपी जीती है और 1 बार बीजेपी। यहां से ये हम फैजाबाद नहीं, अभी हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो इससे पहले जब चुनाव हुए हैं 3 बार वहां पर समाजवादी पार्टी जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है, 1 बार बीएसपी जीती है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कौन, क्योंकि कास्ट वाइज यहां पर अगर आप देखिएगा तो क्यों यहां के समीकरण समाजवादी पार्टी को बल देते हैं, इस पर भी खूब चर्चा होती है। यहां पर कुल एससी समाज के करीब 1 लाख वोटर हैं जिसमें 55,000 पासी हैं। पासी समाज से ही आते हैं अवधेश प्रसाद, इसीलिए वो वहां पर जीते और उनके बेटे को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। कोयरी समाज से 15,000 है, रैदास वहां पर लगभग 15,000, अन्य 15,000। ब्राह्मण यहां पर 60,000 है मिल्कीपुर की सीट पर। यहां पर यादव 55,000 है, 30,000 मुस्लिम है, तो लगभग 1.5 लाख वोट जो है, लगभग 3.5 लाख कुल आबादी जो है, कुल वोटर्स की आबादी
3.6 लाख है मिल्कीपुर की सीट पर। अब इसमें जब आप देखते हैं तो 55,000 यादव, 55,000 पासी, ये सीधा का सीधा 1,10,000, फिर 30,000 मुस्लिम मतदाता जो है। पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो पिछले चुनावों ने यह दिखाया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट नहीं रहा है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ ही जा रहा है। तो लगभग 1.5 लाख वोट एकमुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ मिल्कीपुर सीट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 3.6 लाख से। इसके अलावा जो अन्य जातियां उसमें क्षत्रिय आप देख रहे हैं 25,000 है, 18,000 अन्य है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद थे, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे में अब बीजेपी पर यह आरोप बार बार लगाना, सुनील जी के पास जाएंगे लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद सुनील जी का ही रुख करना है हमें। अखिलेश जी, ये कहना कि जानबूझकर टाला गया है, अगर एक पिटिशन है, उस पिटिशन के बावजूद अगर डेट डिक्लेयर हो जाता और कोई फिर ये नुक्स दिखाता तो फिर वो चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ होता। ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि एकदम जानबूझकर बीजेपी ने ही मिल्कीपुर का चुनाव डाला है? अगर आप प्रामाणिक रूप से हमारे दर्शकों को समझा सके। एकदम प्रामाणिक रूप से समझाएंगे, और अभी गुमराह भी किया बीजेपी के हमारे साथी ने देश को, और तथ्यों के साथ बताएंगे। हाँ। और ये प्रूफ कर देंगे कि बीजेपी जानबूझ के, क्योंकि देखिए बीजेपी के अयोध्या हारने का जो डेंट लगा है पूरे देश में, बीजेपी कहीं उसका मुंह दिखाने लायक नहीं थी। और इसी चुनाव के बीच में मिल्कीपुर में उनकी हालत बहुत पतली है। अब उनको समझ में आया, क्योंकि इसके पहले यही बीजेपी की सरकार, यही जो विधानमंडल दल है जिसके स्पीकर बीजेपी के हैं, इन लोगों ने इस क्षेत्र में उपचुनाव की जो सूचना होती है वो दी। क्या इनको जो आज तर्क बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा, इनको ये कानूनी यथास्थिति जिसको ये बता रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं थी क्या? या ये लोग कानून के अनभिज्ञ हैं? अगर दोनों में से कोई बात है तो फिर ये लोगों ने तो बड़ा ब्लंडर किया, इन लोगों पे कार्रवाई फिर होनी चाहिए। या ऐसे नादान लोग हैं इस सरकार में जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है, जो जानकारी अब चुनाव आयोग या भाटिया जी बता रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसने चुनाव टाला। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। रामपुर में आजम खान साहब को भड़काऊ भाषण देने पे सजा हुई और तुरंत उनकी सदस्यता 24 घंटे में समाप्त हो गई, और कुछ 2 ही 4 दिन के अंदर वो सीट वैकेंट करके चुनाव की अधिसूचना हो गई। उनका भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, वो चिल्लाते रहे, वो अपील में भी गए। फिर उसका जो है उसको उस अपील को निरस्त कर दिया गया। फिर भी वो आगे की अदालतों में अपील में रहे, लेकिन उसके बाद भी वहां चुनाव हुआ, उपचुनाव। तो यहां वो नियम क्यों नहीं फिर लागू हुए? वो ऑलरेडी अपील में भी थे। मैं बताता हूं अंजना जी, तो ठीक है, 2 दिन में 3 दिन में फैसला सुना दिया। 2-3 दिन में फैसला। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें कर रही है बीजेपी प्रदेश की, इन्हीं की अगर मान लें अंजना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, तो हमारा विधानमंडल दल, स्पीकर का कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार जो रिपोर्ट देता है विधानमंडल को, इन लोगों ने वैकेंसी क्यों इन्फॉर्म की चुनाव आयोग को? पूरी बीजेपी, सीएम, डिप्टी सीएम, सारे लोग चुनाव की वहां तैयारियां कर रहे हैं, वहां मीटिंगें कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उसमें भी मिल्कीपुर के चुनाव की तैयारी को टिकट किसे दिया जा रहा है उसकी बैठक में चर्चा हो रही है, उसका पैनल जा रहा है, उसमें नाम फाइनल लिया जा रहा है। लेकिन अचानक चुनाव आयोग के पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की घोषणा करता है उस दिन ये बताता है कि इन कारणों से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिए। पार्टी की बैठक में दोनों सरकारें इन्हीं की हैं और शीर्ष नेतृत्व बैठा हो और उसमें इसकी चर्चा न हो कि वहां पे चुनाव नहीं हो पाएगा या यहाँ हो ही नहीं सकता, टेक्निकलिटी ये कहते हैं, फिर भी वहां पे अपने प्रत्याशी की चयन की शीर्ष स्तर तक की प्रक्रिया पूरी करते हो और सारी बातें चलती हैं। अखिलेश जी, मैं समझ नहीं पा रही, एक सेकंड गौरव जी, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज हो गए।
एक सेकंड आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा, अरे अखिलेश बाबू, एक सेकंड बस कंक्लूजन में समझाइए। आप खुद कह रहे हैं। हाँ बोलिए लीजिए, पूरा कर लीजिए। मेरी बात हो जाने, ये सारी परिस्थितियां अपने आप में बयान कर रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के इस चुनाव को टाला है। तो फिर ये तैयारी क्यों कर रहे थे? वहां प्रचार क्यों कर रहे थे? आप ही ने कहा शीर्ष नेतृत्व भी उम्मीदवार फिक्स कर रहा था, तो ये सब क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे अगर चुनाव नहीं करना था? अखिलेश जी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को तो सबको पता था कि चुनाव होना है। हाँ। लेकिन दिल्ली को कहीं से सूचना मिली कि यहाँ पे हम हार रहे हैं, यहाँ पे हमें एड़ी चोटी लगानी पड़ जाएगी, और जगह चुनाव है, यहाँ हम ध्यान कम ठीक है। दे गौरव जी इसका जवाब तो दीजिए। गौरव जी इसका जवाब दीजिए। मुझे सुनील जी के पास जाना है। ठीक है। हालांकि आपको बता दें एक बार, अगर हम धार्मिक स्थलों के चुनावों की बात कर ले तो वो डेटा भी हमने निकाला है। अब गौरव जी कुछ ही देर में हम आपको दिखा देंगे कि फैजाबाद जो लोकसभा सीटें, चलिए ठीक है आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम दिखाएंगे। हाँ आप दिखाइएगा, लेकिन पहले मैं जो उन्होंने झूठ बोला है उसे दर्शकों के समक्ष रख दूं। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हर बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाना, और अभी कह रहे थे मैं प्रूव कर दूंगा। इन्होंने प्रूव कर दिया कि कांग्रेस का रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है। मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे इनका कोई उत्तर नहीं आया। मैंने बताया सेक्शन 151A क्या कहता है, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और दोनों बातें इन्होंने गलत कही। पहली बात ये बताइए, इन्होंने कहा सरकार में नादान लोग हैं, उनको पता ही नहीं चला। सरकार इलेक्शन नहीं कराती है बाबूजी, इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपने रामपुर का उदाहरण दिया बाबूजी, ये तो बताइए क्या कोई इलेक्शन पिटीशन डली थी क्या जब आजम खां हटाए गए थे? बाबूजी आपने बताया नहीं। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये बेहद ही कंफ्यूज्ड लोग हैं, या इनकी नीयत में खोट है। और ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत क्या है? 2 सीटों पे है ये विधानसभा में, 2 सीटों पे। और जितने तथ्य मैंने दिए, मनिकतला का उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का, ये कोई तथ्य नहीं रख पाए। इसलिए मैं कहूंगा हम तो तैयार हैं, लेकिन हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे जैसे आप फोड़ते हैं, जैसे सपा फोड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका प्लीज अखिलेश जी, क्योंकि मुझे अब सुनील जी के पास जाना है। अंजना जी, अंजना जी सुनिए अंजना जी, कोर्ट में अगर कोई प्रकरण लंबित हो तो माइक गिर गया क्या? ऑडियो कम हो गया आपका? स्टे है उस कार्य को करने से। अदालत ने कोई चुनाव करने से रोक नहीं लगाई थी मिल्कीपुर में। तो इसलिए ये कहना कि पिटीशन अगर कहीं है तो क्या उस पर वो चीज स्टे है? अंजना जी नहीं, कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी दोबारा पढ़ दूं, दोबारा फिर क्यों अधिसूचना हुई? बीच में ना बोले, रामपुर की अधिसूचना 2 ही 4 दिन के अंदर में फिर दोबारा हुई, क्योंकि उनका फैसला चलिए कोई तर्क नहीं है इनके पास, कोर्ट में रहे वाली बातें कर रहे हैं। तीसरी जो मैंने महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बीच में नहीं गौरव जी अखिलेश जी पूरा कर ले फिर बोलिए। आने दे, आप इधर उधर घुमाइए नहीं। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों से कहा कि चुनाव आयोग के आंख नाक कान स्टेट असेंबली होती है। वो रिक्त पदों की, रिक्त जगहों की जब वो याचन करते हैं, सूचना देते हैं कि हाँ ये पद रिक्त हैं, जो भी सूचना उपचुनाव होते हैं उसके आगे देखिए लिखा है कि क्यों उपचुनाव हो रहे हैं। उसकी सूचना विधानसभा सचिवालय चुनाव आयोग को देता है कि इन कारण से ये पद रिक्त, स्थान रिक्त हो गए, चुनाव कराया जाए। तो जो चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये रिक्त दिया था, तो क्या वो अपरिपक्व थे, क्या वो नादान थे, या इंटेंशनली दिए थे? चौथी बात मैंने कही कि आप बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तक इस पे टिकट के लिए नाम का पैनल बना करके मीटिंग करना, रैलिंग करना और टिकटों के कैंडिडेचर का नाम फाइनल करना क्यों कर रहा था?
दोनों जगह सरकार उनकी है। गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, एक सेकंड बता देते हैं, धार्मिक स्थलों पर कौन कब कब जीता है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। फैजाबाद की सीट अयोध्या की समाजवादी पार्टी ने जीती, लेकिन इलाहाबाद जो प्रयागराज की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी ने, और साथ ही वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, ये 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी। लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिनको अब धार्मिक महत्व की सीटें हैं वहां बता रहे हैं। मथुरा, कुरुक्षेत्र, श्री माता वैष्णो देवी जो कि विधानसभा की सीट है, वो अभी बीजेपी ने जीत ली है। वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, ये लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। धार्मिक महत्व की सीटों पर बार बार जो विपक्ष घेरता है वो यही घेरता है कि देखिए, फैजाबाद की सीट जिसमें अयोध्या है और बद्रीनाथ, इन 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई, लेकिन ये बाकी की सीटें जो आप देख रहे हैं ये सब ऐसी सीटें हैं धार्मिक महत्व की जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। अब एक लाइन में, बस 2 लाइन में जवाब दीजिएगा गौरव जी, कि आप देखिए, चुनाव आयोग को पता था पिटीशन है, इसकी वजह से अनाउंस नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी की तैयारी तो ऐसी ही थी ना कि वहां पे चुनाव होना है। ऐसे में क्या आप लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह का एक याचिका डाले हुए हैं, और आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा डाले हुए हैं, और अब उनको बुलाया गया, फिर वो वापस ले रहे हैं? जी, मैं पहली बात तो मैंने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क मैं समझ पाऊं, लेकिन जैसे जनता कंफ्यूज हो गई होगी वैसे मैं भी हो गया। इनको ये नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की लाइन मैंने पढ़ी, दोहरा नहीं रहा हूं, कि स्टे की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपने आप में, क्योंकि सेक्शन 151 ये कहता है अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो वहां चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवा सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा विधानसभा से जाती है लिस्ट की कौन सी ऐसी सीटें हैं जो वेकेंट हो गई हैं, तो मैं बता दूं, लिस्ट जाती है क्योंकि वेकेंट हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब चुनाव करवा रहा है तो ये तय करना होगा यहां चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, खासकर जब इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम किया। तीसरी बात, जब आप कहती है कौन सी सीटें ऐसी हैं जब भाजपा जीती है जहां धार्मिक महत्व है, तो द्वारका और पुरी मत भूलिए। द्वारका और पुरी भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये भी अपनी लिस्ट में डाल लीजिए। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, इसके बाद आऊंगी सुनील जी एक बार बोलने, और मलुक नागर और रमेश खान साहब। सुनील जी, देखिए ये बात, 2 सेकंड में कहाँ बात पूरी होती है? ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, बस सुन लीजिए। देखिए, अगर बीजेपी की नीयत साफ है, चुनाव कराना अगर ये चाहते हैं तो इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट हैं। यदि ये विड्रॉ करते हैं और अदालत में अपनी बात रख करके परमिशन ले लेते हैं तो जानिए कि इनकी नीयत ठीक है। अगर ये 2 दिन के अंदर करा के चुनाव करा लेते हैं तो समझिए कि इनकी नीयत ठीक है चुनाव कराने की, वरना ये जान लीजिए कि यहाँ गोरखनाथ बाबा के वकील ने बाकायदा सामने आकर बोला है कि वो पिटीशन को वापस ले रहे हैं। लेकिन सुनील जी, देखिए, अगर बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना होता तो योगी आदित्यनाथ इतनी ताकत वहां पर नहीं झोंकते। लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रही है, पार्टी डिसीजन ले रही थी। अब ये याचिका के बारे में तो मतलब पता ही नहीं था, तभी गोरखनाथ बाबा को बुलाया गया, फिर उन्होंने अपने वकील को कहा, उन्होंने कहा कि अब हम याचिका को वापस लेंगे। ऐसे में ये कहना कि जंग टाली, जंग हारी, जंग तो तब होता है ना जब जनता वोट डालती है। जी, देखिए अंजना जी, आपने सारी बातें रख दी। जब आपकी डिबेट शुरू हुई तो स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि विरासत में तो चीजें मिल सकती हैं, विरासत में आप वकील हो सकते हैं, बुद्धि कहां से लाएंगे? बुद्धि तो प्रैक्टिस से आती है, बुद्धि तो पढ़ करके आती है, समाज में घूम करके आती है। और आप किस नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं? आप टिप्पणी कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी पर। माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है। ये पूरा देश जान रहा है, उस पर बहस का विषय नहीं है। मैं केवल, आपने धार्मिक स्थलों की बात रखी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन अयोध्या अंजना जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का कुल मुद्दा, चुनावी मुद्दा भगवान राम रहे, मंदिर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर उनका फोकस भगवान राम की आस्था से हट करके भगवान राम के नाम पर मिले चंदे पर हो गया, भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले पर हो गया। तो अयोध्या के लोग तो जान रहे हैं ना कि आपने किस तरीके से घर उजाड़े हैं, किस तरीके से चंदा चोरी की है, किस तरीके से जमीन कब्जा की है। तो वो जनता ने जनादेश दिया है। जनता का जनादेश अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ है।
इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, इनके जो जुमले थे उनके खिलाफ है। तो इनको, और देखिए अयोध्या को और बाकी धार्मिक स्थलों को आप एक जैसा मत मानिए। जहां तक सवाल मिल्कीपुर का है अंजना जी, सच है कि मिल्कीपुर में एक व्यवहारिक दिक्कत या कानूनी दिक्कत ये थी कि वहां याचिका दाखिल थी, लेकिन जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे उसमें भी सच्चाई है। वो बात थोड़ी सी क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे। है क्या कि विधानमंडल दल रिपोर्ट करता है राज्य के चुनाव आयोग को, राज्य का चुनाव आयोग देश के चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज देता है। उसमें भी याचिका किस चीज की है अंजना जी? जो अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया, तो जो नामांकन पत्र की नोटरी कराई, तो नोटरी का लाइसेंस नहीं था। व्यवहारिक बात तो यह है कि अगर अवधेश प्रसाद जी विधानसभा से इस्तीफा दे दिए हैं, लोकसभा की शपथ ले लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर चलिए जी उत्तर दे दूं मैं। आ रही हूँ, पूरा करने दीजिए उनको। जब चुनाव आयोग अगर चाहता तो वो हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर देता कि क्या हम इस पर चुनाव करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो याचिका अवधेश प्रसाद के चुनाव को लेकर के थी। अच्छा, हम दूसरी बात कह रहे हैं, अगर कानूनी बाध्यता है अंजना जी, अगर यही मामला 3 साल और ना निपटता तो क्या मिल्कीपुर में 2027 में भी चुनाव नहीं होता? क्या ये चुनाव आयोग कर सकता था? तो चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो स्वतः चूक हुई है कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने डर करके कह दिया कि इन चुनाव के साथ मिल्कीपुर कराएंगे तो हमारा सब खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए इसका डायरेक्ट जवाब जल्दी से दीजिए, फिर आ रही हूं मलुक जी खान साहब। देखिए, जैसा नेता वैसे उनका प्रवक्ता जल्दबाजी में ये बोल गया कि विरासत में वकील तो हो सकते हैं। नहीं भैया, विरासत में वकील नहीं होते। वकील होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, LLB होती है, और वरिष्ठ अधिवक्ता 40 साल में बना था, ये याद रखना। और ये भी बता दूं, जब यही कांग्रेस पार्टी CBI का केस लगाती थी अखिलेश यादव पे, तो उनको बचाने वाले वकील मैं खुद था और मेरे स्वर्गीय पिताजी थे। लेकिन आपने कहा अयोध्या का महत्व, पिताजी का सम्मान है, तो अंजना जी बहुत बड़े दिल के आदमी थे। बीच में ना बोले। देखिए अंजना जी, आप बीच में कहिए ना बोले। सुनील जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पता है 3 लग चुका है निशाने पे, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा अयोध्या का बहुत महत्व है। बिल्कुल अयोध्या का महत्व है, क्योंकि वो चुनाव से बहुत ऊपर है। अयोध्या वो सीट है जहां पे प्रभु राम नरेश है हमारे, और ये कहते हैं अवधेश प्रसाद जो है वो है अयोध्या के नरेश। ये सोच का फर्क है। और जीत हार की बात है तो आप कन्नौज भी हारे हुए हैं, फिरोजाबाद भी हारे हुए हैं, आजमगढ़ भी हारे हैं, और रामपुर भी हारे हुए हैं। तो इसलिए परिस्थितियां बदलती है, इतना गुमान ना कर। अभी लोकसभा में हमने आपको जो है दिखाया है, आप आगे जरूर निकले। हमारी सीटें कम नहीं है, 33 सीटें अभी भी हैं, और विधानसभा हम 2 बार से जीत रहे हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, देखिए इन्हें एक बात पता होनी चाहिए अंजना जी, आप अभी 9 जगह और बायपोल उत्तर प्रदेश में भी हैं, कम से कम वहां की तैयारी तो करिए। हमें तो ये यकीन है कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मिल्कीपुर में हमारी तैयारी हो रही थी, ये भी इस बात का प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करता है और भाजपा हमेशा तैयारी करती है, जनता के बीच में जाके अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। सुनील जी, थोड़ा सा अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। 2 लोग इंतजार कर रहे हैं और दोनों मुझ में बरस पड़ेंगे, मैं जैसे उनके पास आऊंगी। मलुक साहब, उसके बाद मैं आऊंगी सर आपके पास। मलुक जी, मिल्कीपुर की सीट जानबूझकर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं या ऐसी स्थिति अचानक आ गई इसलिए नहीं हो रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए अंजना जी, व्यक्तिगत स्तर पे अखिलेश जी के हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पर जहां तक पार्टियों की बात आती है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो इन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह तैयारी करा रही थी, वहां पे प्रचार कर रही थी, तो इनकी तरफ से एडमिट फैक्ट है कि बीजेपी की जानकारी में नहीं है, ना बीजेपी ने चुनाव को रोका है। इनके कथन से ये पुष्टि होती है कि चुनाव
आयोग ने ही केवल ये रोका है। दूसरा जो भी डिस्कशन में आ रहा था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर किसी भी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी या एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे स्टे हो या ना हो, वहां चुनाव जब तक नहीं कराया जा सकता जब तक चुनाव से संबंधित कोई भी याचिका माननीय किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब ये चुनाव आयोग का कानूनी व्यवस्था है, तो इसमें यह बात कहां से आ रही है कि बीजेपी जानबूझ करके वहां चुनाव नहीं करा जा रही? ये मेरे तो बिल्कुल एकदम समझ से परे की बात है। तीसरा, कानूनी व्यवस्था को, क्योंकि मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस इंडिया भारतीय संसद की सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल जो कमेटी होती है, जहां किसी भी देश के किसी भी मंत्रालय में कोई भी कानून बनते हैं, उसमें इफेक्टिव मेंबर रहा हूं। आज टेलीविजन पे बैठ के बगैर माननीय हाईकोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स को देखे बगैर कोई भी स्टेटमेंट दे जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरफ हम बढ़े, मेरे हिसाब से बगैर कानूनी उस पर राय लिए हुए, जो प्रदेशों में और देश में एक कानूनी राय लेने के लिए अलग मंत्रालय में, कानून मंत्रालय में जो विभाग होता है जिसमें लीगल ओपिनियन ली जाती है, कुछ भी बात कहना मेरे हिसाब से ये अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है और कोर्ट में जो चीज पेंडिंग है उसकी बगैर कानूनी तकनीकी सहायता लिए बगैर और कानूनी पक्ष देखे बगैर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एलिगेट किसी पर कर दे और कोई भी कानूनी व्यवस्था पे, देश की पे प्रश्न चिन्ह उठा दे, मेरे हिसाब से इस नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है खान साहब, अगर धार्मिक महत्व की सीटों पर ही ये जंग है जिसकी वजह से मिल्कीपुर पर हम एक घंटे बहस कर रहे हैं, तो एक बार दिखा देते हैं पूरा नजारा, क्योंकि पिछली बार गलती उसमें हो गई थी, इसीलिए हमने उसको सुधारने के बाद दिखाया है। प्रयागराज की सीट दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जीती थी लोकसभा में, लेकिन इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने बांदा की सीट, चित्रकूट की सीट जीती और इधर फैजाबाद की सीट, जिसको लेकर सबसे बड़ी चर्चा हुई। लेकिन इसी के साथ जो अन्य सीटें थी उसमें रामनाथपुरम, नासिक की सीट जो शिवसेना यूबीटी गुट ने जीती थी, और बद्रीनाथ की एक विधानसभा सीट जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और इधर जो रामनाथपुरम सीट है वो तो आईयूएमएल ने जीती है। तो ये दिलचस्प है कि ऐसी कुछ सीटें थी, लगभग 6 सीटें, 5 लोकसभा की और 1 विधानसभा की, जिसको मिलाकर विपक्ष घेर रहा था कि भाई धार्मिक महत्व की जगहों पर भी देखिए आपको नहीं, हमें चूज कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं और जो लोकसभा सीटें जहां पर एनडीए है वो भी एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार वैष्णो देवी की सीट हो या फिर कुरुक्षेत्र की सीट हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में वैष्णो देवी की सीट, यहां पर बीजेपी जीती है लोकसभा में। लेकिन आप देखिए वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार बीजेपी की जीत हुई। इसी के साथ मथुरा, कुरुक्षेत्र, माता वैष्णो देवी की जो विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। अब धार्मिक वाली स्थल पर जो ये चर्चा और गहन हो जाती है कि भाई हमने फैजाबाद की सीट आपसे छीनी, ये आपको लगता है सही दिशा है? और मिल्कीपुर पर भी आज अगर हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर को योगी जी ने भी अपनी नाक की लड़ाई बनाई है। खान साहब। नहीं अंजना जी, देखिए मैं अभी सबकी बातें सुन रहा था और सबसे ज्यादा तो हमें आश्चर्य हुआ मलुक नागर जी के ऊपर कि कहां की बात कहां घुमा रहे हैं, कहां कर रहे हैं। अरे भाई इतना दंडवत मत हो जाइए कि कहीं आने जाने का मौका भी न मिले आपको। देखिए मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, जो अयोध्या का फैजाबाद का हुआ, तो वहां के डीएम ने ये चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश और चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग को सूचना दिया कि मिल्कीपुर विधानसभा खाली हो चुकी है। अब जो इन्होंने पिटीशन डाला था, देखिए इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पिटीशन डाला था कि ये गैर कानूनी तौर से ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं, इनको चुनाव जीतने पर पाबंदी लगा के इनको डिसमिस किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। आज हाई कोर्ट क्या माफी के साथ वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।